नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, पोमोलॉजी के अंदर अपन आम की बात करेंगे। और यहाँ पे अपन बिल्कुल ही शॉर्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे इन डिटेल इसकी बात नहीं करेंगे। उन्हीं बिंदुओं की बात करेंगे जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहते हैं और जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वही बिंदु मैं आपके सामने लाया हूँ जो बहुत सारे एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं। डिटेल की स्टडी करने के लिए आपको जो है डिटेल वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अपन यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे और इनमें से भी अगर आपको लगे कि सारे पॉइंट अगर आपको याद नहीं हो रहे हो तो जिस पॉइंट के ऊपर जो मैं स्टार बताऊं या वेरी इंपॉर्टेंट कहूं वो तो आपको किसी भी हालत में याद रखना ही रखना है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले आम आम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम जो होता है वह होता है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है। इसका कुल एनाकार्डियेसी। कोई भी फसल हो उसका वानस्पतिक नाम और कुल तो अपने को पता होना ही चाहिए। इसके बाद इसको फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स के नाम से इसको जाना गया है। इसे बाथरूम फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको खाने के बाद जो है बाथरूम में आपको जो है हाथ मुंह धोने के लिए जाना पड़ता है। इसे बाथरूम फल भी कहते हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय फल कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल भी इसे कहा गया है। इसके बाद इसको किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स का भी जो है इसको किंग कहा गया है। देन इसको प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया का प्राइड फ्रूट यानी गर्व का फल भी इसको कहा गया है। जबकि प्राइड ऑफ इंडिया जो वैरायटी है वो आपकी केबेज की है। इसके बाद बात करें इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें, 2n=2 की बात करें तो इसमें 40 होते हैं। यह एक प्रकार का एलो पॉलीप्लॉइड है जो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद इसका उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा। जैसे अपन फसलों के केस में देखें तो चावल का जो उत्पत्ति स्थल है वह इंडो बर्मा है। ठीक इसी प्रकार से जो है आम का जो उत्पत्ति स्थल है वह भी इंडो बर्मा है। इसके लिए उपयुक्त तापमान जो है 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए वृद्धि के लिए अच्छा माना गया है। खाने योग्य भाग की बात करें तो मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति जो है आम के अंदर खाई जाती है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन विटामिन ए की बात करें तो इसमें 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट जो है इसमें पाई जाती है। फलों में अगर देखा जाए, फलों में सर्वाधिक जितने भी अपने फल हैं उसमें सर्वाधिक विटामिन ए जो पाया जाता है वह आम के अंदर पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है इसमें पपीता, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें पुष्प कलिकाएं कब बनना शुरू हो जाती है तो अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य में इसमें पुष्प कलिकाओं का इनिशिएशन शुरू हो जाता है। इसके बाद इसको लगाते हैं तो इसकी सामान्य दूरी यानी कि इसकी ज्यामिति या स्पेसिंग क्या रखी जाती है तो साधारणतः जो नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 10x10 के आता है। 10 मीटर जो है आपकी कतार से कतार और 10 मीटर ही पौधे से पौधा रखते हैं। लेकिन अगर अपन इसमें और डिटेल से देखें तो जितनी भी देसी जो भी आम है, देसी आम में 12x12 रखी जाती है। जबकि अपन बात करें दशहरी की बात करें तो दशहरी के अंदर 5x5 रखते हैं। देन अगर अपन बात करें आम्रपाली की बात करें तो उसके अंदर 2.5x2.5 मीटर जो है ज्यामिति रखी जाती है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी 10x10 है। और 10x10 में कई बार पौधों की संख्या भी आपसे पूछ लेते हैं। तो पौधों की संख्या निकालने का सीधा सा फॉर्मूला यही है कि आपका क्षेत्रफल कितना है उसको डिवाइड करना है इस ज्यामिति से। यानी क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर की बात होती है तो 10,000 मीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाई 10x10। तो इसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या जो आएगी वह आपकी 100 आएगी। कितनी आएगी? 100 आएगी, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें इसमें टपका अवस्था क्या होती है तो टपका अवस्था आम में तुड़ाई से संबंधित है, तोड़ने से संबंधित इसकी अवस्था है। और जब ये आम परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तो परिपक्व आम के अंदर उसका TSS कितना होना चाहिए तो 20 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए, जो अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद आम के अंदर एक मुख्य रोग होता है जिसे मैंगो मालफॉर्मेशन बोलते हैं, गुच्छा रोग बोलते हैं। तो मैंगो मालफॉर्मेशन की बात करें तो मैंगो मालफॉर्मेशन जो होता है, आम का जो गुच्छा रोग होता है, इस रोग के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, जिसमें से एक कवक है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक बरूती है जिसे आम की बड माइट कहते हैं, एकेरिया मेंजिफेरी। इसके अलावा दूसरे अन्य कारक भी हो सकते हैं, पोषण से संबंधित कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारे कारण मिलके जो है या कारक मिलके जो है आम के अंदर गुच्छा रोग पैदा करते हैं। और इस गुच्छा रोग के नियंत्रण के लिए जो है नैप्थलीन एसिटिक एसिड की 200 ppm मात्रा काम में ली जाती है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें VHT का बेसिकली इसका फुल फॉर्म है वेपर हीट ट्रीटमेंट। इसका पूरा नाम है वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी जो उष्मा उपचार है एक प्रकार का, जिसमें तापक्रम जो है 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखते हैं। और यह जो किया जाता है
आम के अंदर लगने वाली फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, एवं दूसरा इसमें कीड़ा है स्टोन विविल, जो उसके गुदे के अंदर या स्टोन के अंदर जो कीड़ा लगता है, विविल लगती है, इन दोनों के लिए जो है वेपर हीट ट्रीटमेंट जो है आम के अंदर किया जाता है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद इसमें से अपन देखेंगे कौन सा पॉइंट्स जो है अपने को याद होना ही चाहिए, एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस केस में जो जो पॉइंट आपको याद रखना ही है, तो एक तो ये वाला फलों का राजा इसे कहा गया है, बाथरूम फल कहते हैं, राष्ट्रीय फल यह है। इसके बाद इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान जो है वह 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह आपको पता होना चाहिए। खाने योग्य इसका बाग जो है वह मीजोकार पे, इसमें पुष्प कलिकाएं जो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में आती है। इसमें गुच्छा रोग के नियंत्रण के लिए नैप्थेलिन एसिटिक एसिड 200 ppm काम में लेते हैं ये अपने को। और सामान्य आम की दूरी 10x10 है, ये आपको पता होना चाहिए। परिपक्व आम का TSS जो है 20 डिग्री ब्रिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। वेपर हीट ट्रीटमेंट जो है स्टोन विविल और फ्रूट फ्लाई के लिए। तो जो जो पॉइंट यहाँ पे राइट किए वो तो आपको किसी भी हालत में याद करनी ही करनी। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगर विश्व के अंदर देखें आम पैदावार के अंदर, तो भारत जो है इसमें पहला स्थान रखता है। विश्व का लगभग 54% आम जो है भारत के अंदर उत्पादित होता है, जो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद आम के अंदर बहुभ्रूणीय मूलवृंत कौन कौन सा है, तो ओलोर है, वेलाई कोलंबन है, जो बहुभ्रूणीय जो है मूलवृंत के अंतर्गत आते हैं। देन इसके बाद आता है विनियर ग्राफ्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यावसायिक तौर पर आम में किस प्रकार की ग्राफ्टिंग जो है उसके प्रवर्धन के लिए काम में लेते हैं, तो वो विनियर ग्राफ्टिंग लेते हैं। और विनियर ग्राफ्टिंग की बात करें तो विनियर ग्राफ्टिंग बेसिकली उत्तरी भारत के अंदर, कहां पे लेते हैं, उत्तरी भारत के अंदर इसको काम में लिया जाता है और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं कि यहाँ पे आम के केस में दो कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, अगर आम की खेती जो है उत्तरी भारत के अंदर हो रही है, यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर हो रही है, तो अलग प्रकार की कंडीशन है। ठीक इसी प्रकार से आम की खेती अगर दक्षिणी भारत के अंदर हो रही है, साउथ इंडिया के अंदर हो रही है, तो क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अपन देखें तो जो उत्तरी भारत के जो आम होते हैं उसमें पाया जाता है एकांतर फलन, यानी कि अल्टरनेट बियरिंग होती है। एक साल फल आएंगे, दूसरे साल फल नहीं आएंगे, ये जो होता है नॉर्थ इंडिया में होता है। जबकि इसमें जो होता है दक्षिणी भारत में जो आम उगाते हैं उसमें आती है निरंतर फलिंग, कंटिन्यूस फ्रूटिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी, हर साल उसमें आम के अंदर फल आता है। इसके बाद जो उत्तरी भारत में उगाते हैं वह मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं। कैसे होते हैं, मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं, एकल भ्रूणी होते हैं। जबकि दक्षिणी भारत में उगाते हैं वह पॉली एम्ब्रियोनिक होते हैं। कैसे होते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक होते हैं, जो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद आम के प्रवर्धन की बात करें, प्रोपोगेशन की बात करें, तो उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे बेस्ट तरीका है वह है इसमें विनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग है, विनियर ग्राफ्टिंग, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पे है इनार्चिंग, इनार्चिंग जो है इसमें काम में ली जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उत्तरी भारत में उगाए जाने वाले आम और दक्षिणी भारत के अंदर उगाए जाने वाले आम के अंदर बेसिकली मोटे मोटे तौर पर क्या डिफरेंस है वो अपन ने यहाँ पे देखा। इसके साथ ही एक चीज आपको और पता होना चाहिए, अपन कह रहे हैं कि आम में प्रवर्धन के लिए उत्तरी भारत के अंदर जो है अपन विनियर ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, दक्षिणी भारत के अंदर अपन इनार्चिंग की बात करें। लेकिन अगर कहे कि तीव्र प्रकार से वृद्धि, यानी कि फास्ट अगर प्रोपोगेशन करना हो, तीव्र प्रोपोगेशन करना हो, तो उस केस में इपिकोटाइल, किस प्रकार की ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है, जो भी अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट वन, इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है। और स्पॉन्जी उत्तक की समस्या जो पाई जाती है, अल्फांसो, अल्फांसो एक किस्म है आम की, उसके अंदर जो है स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है। और स्पॉन्जी उत्तक की समस्या के बारे में जो सबसे पहले जो बताया था वो चीमावधामी, चीमावधानी नाम के वैज्ञानिक ने बताया था 1934 के अंदर। और स्पॉन्जी उत्तक किसकी वजह से होता है, तो उष्मा या ताप के परिवर्तन की वजह से आम में स्पॉन्जी उत्तक की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आम में एकांतर फलन की समस्या नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, कल्तर, कल्तर जो पेक्लाब्यूट्राजोल जो है उसको काम में लेना चाहिए। 2 ml प्रति पौधे के हिसाब से इसको काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से आम में एकांतर फलन की समस्या दूर हो जाती है। इसके बाद आम में आता है काला शीरा, जो एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्लैक टिप नाम से इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस काला शीरा ये बेसिकली कहां होता है, जहां ईंट के बट्टे होते हैं और वहां से जो है CO, NO2 या SO2 गैस निकलती है, तो वहां पे आम के ऊपर उसका टिप जो होता है वह काले रंग का हो जाता है। और कई बार ये कहते हैं कि बोरोन की कमी की वजह से भी यह हो सकता है।
तो इसके नियंत्रण के लिए पहली बात तो आम का बगीचा ईंट के बट्टों से दूर लगाना चाहिए, और दूसरी बात ये बोरोन की कमी से होता है तो बोरेक्स का छिड़काव करके जो है अपन इस कार्यकी विकार को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें एक जो है दूसरा कार्यकी विकार आता है झुमका, क्लस्टरिंग। और आम के अंदर झुमका होना यह जिंक की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जिंक की कमी की वजह से होना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है सॉफ्ट नोज। सॉफ्ट नोज यानी कि आम का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह झुक जाता है, यानी तुड़ाई से पहले आम का ऊपरी हिस्सा झुक जाना, परिपक्व आम का ऊपरी हिस्सा झुक जाना, खराब हो जाना, उसे ही सॉफ्ट नोज कहा गया है। और यह बेसिकली होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी की वजह से सॉफ्ट नोज डिसऑर्डर इसके अंदर होता है। इसके बाद आता है केजिंग टेक्निक। केजिंग टेक्निक जो आर.एन. सिंह ने विकसित की है, यानी कि आम की कुछ किस्में ऐसी है जिसमें स्व असंगतता यानी कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है, जिसमें अपनी अगर अपन बात करें दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गया, जिसमें सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या स्व असंगतता पाई जाती है। तो उस केस में जो है आर.एन. सिंह ने केजिंग तकनीक अर्थात पिंजना तकनीक विकसित की है। कौन सी तकनीक विकसित की है? पिंजरा तकनीक विकसित की है। और इस तकनीक के अंदर क्या किया जाता है कि जो आम का मूल पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा, उसको एक पिंजरे के अंदर जो है उगाया जाता है, और वहां पे जो है अलग से घरेलू मक्खी को छोड़ा जाता है परागण कराने के लिए, यानी कि जो अलग से पाली गई जो घरेलू मक्खी है उनको छोड़ा जाता है परागण कराने के लिए, ताकि वह स्व असंगतता की समस्या जो है यहाँ पे दूर हो सके। तो पिंजरा तकनीक जो है एक प्रकार से आम में परागण से संबंधित है, पॉलिनेशन से संबंधित है। और पॉलिनेशन इसमें किसके द्वारा किया जाता है? घरेलू मक्खी के द्वारा ही। और अगर नेचर के अंदर भी देखें, वातावरण के अंदर भी देखें, तो आम में जो परागण होता है वो वैसे घरेलू मक्खी के द्वारा ही होता है। लेकिन इस पिंजरा तकनीक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अलग से पाली हुई घरेलू मक्खियों को उस पिंजरे के अंदर छोड़ा जाता है। जो कुछ किस्में हैं जो मैंने आपको बताई उस केस में इसको काम में लेते हैं। इसके बाद आम के मुख्य कीट की बात करें तो आम का सबसे मुख्य कीट, सबसे इंपॉर्टेंट जो कीट माना गया है वह मैंगो हॉपर माना गया है। मैंगो हॉपर आम का नंबर 1 पेस्ट माना गया है, जिसके वैज्ञानिक नाम 3 प्रकार की अलग अलग इसकी स्पीसीज है, एमरिटोडस है, इडियोकोपस है इत्यादि है। वैसे ये एक प्रकार का रस चूसक कीड़ा है, आम का नंबर 1 पेस्ट है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आम का नंबर 1 पेस्ट कौन सा माना गया है? मैंगो हॉपर माना गया है। और ये आम के पुष्पक्रम से, इन्फ्लोरेसेंस से जो है इसका निम्फ और वयस्क रस चूसते हैं और नुकसान आम के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है आम की गुठली विविल या स्टोन विविल जिसे अपन बोल रहे हैं, नट विविल जिसे अपन बोल रहे हैं, यह आम के गुठली के अंदर लगती है और ये कोटाइलेडोन बीजपत्र वाले भाग को नुकसान पहुंचाती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और यह क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस है, यानी कि संगरोध महत्व का कीड़ा है। अपने भारत में कहा जाए कि कौन से कीड़े के लिए, आम के कौन से कीड़े के लिए संगरोध या क्वारंटाइन अपनाया जा रहा है, तो वह आम की गुठली विविल के लिए अपनाया जा रहा है, जो अपने को पता होना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट, और यह वेपर हीट ट्रीटमेंट जो है फलमक्खी के लिए भी काम में लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। आम में लगता है नेक्स्ट वन कीड़ा आम का मिलीबग, ड्रोसिका मेंजिफेरी। आम के मिलीबग के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यह भी एक प्रकार का रस चूसक कीड़ा है। और बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके नियंत्रण के लिए, आम के मिलीबग के नियंत्रण के लिए आम के पौधे के चारों ओर दिसंबर माह के अंदर एक अल्काथीन चद्दर लगा दी जाती है और उसके ऊपर कर चिपचिपा पदार्थ लगा दिया जाता है। जैसे मिलीबग उस पौधे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है वह उसके चिपक जाता है और नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ ही इस मिलीबग के लिए इस प्रकार से अल्काथीन चद्दर लगाना, जिसे ट्री बेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री बेंडिंग, यानी वृक्षों के पट्टी लगाना। वृक्षों के क्या लगाना? पट्टी लगाना। कौन से कीड़े के लिए करते हैं? आम के मिलीबग के लिए करते हैं। और आम के मिलीबग की जो मादा होती है वो अंडे अपने भूमि के अंदर देती है। इसके बाद ये पट्टी लगाने का काम आप दिसंबर महीने में कर दोगे। इसके बाद जनवरी फरवरी महीने के अंदर आम का मिलीबग नहीं लगे, इसलिए NSK नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% का स्प्रे करते हैं। इसके साथ साथ व्हाइट मस्कार्डिंग फंगस ब्यूवेरिया बेसियाना का भी स्प्रे इसके लिए किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आम के अंदर लगने वाला गुच्छा रोग, मैंगो मालफॉर्मेशन, इसकी बात अपन अगली स्लाइड में भी कर चुके हैं। जो फ्यूजिनम मोनिलिफोर्मी नाम की फंजाई यानी कवक से यह रोग हो सकता है, या एकेरिया मेंजिफेरी। एकेरिया मेंजिफेरी जिसे मैंगो बड माइट कहते हैं। कौन सी माइट कहते हैं? मैंगो बड माइट, यानी कि आम की कलिका बरूती, इसके कारण भी हो सकता है या किसी पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हो सकता है। और अपन ने पढ़ा है कि इस रोग के नियंत्रण के लिए अपन नैप्थलीन एसिटिक एसिड की 200 ppm मात्रा काम में लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आम के अंदर लाल रोली, मैंगो रेड रस्ट,
और मैंगो के अंदर जो ये लाल रोली होती है यह एक शैवाल की वजह से होती है, एल्गी की वजह से होती है। कहीं यहाँ पे आप कवक मत कर देना, ये आपको पता होना चाहिए। आम के बीजों की जीवन क्षमता की बात करें तो आम के बीजों की जीवन क्षमता जो होती है 4 सप्ताह की होती है, यानी कि 30 दिन की होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आम के अंदर जो एक रोग होता है जिसका नाम है डिप्लोडिया स्टेम एंड रोड। डिप्लोडिया स्टेम एंड रोड काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है। और यह किस प्रकार की बीमारी है? एक प्रकार की पोस्ट हार्वेस्ट। कैसी बीमारी है? पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि आम को आप तुड़ाई कर लेते हो उसके बाद यह रोग उसमें आता है। एग्जाम में पूछा जाता है डिप्लोडिया स्टेम रोड क्या आम का ही जो है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है? नहीं, यह आम के साथ साथ मैंगो एंड सिट्रस, आम और नींबू दोनों का ही रोग है डिप्लोडिया स्टेम एंड रोड, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब इस पूरी स्लाइड में आपको अगर सारे पॉइंट्स याद नहीं हो तो उस केस में कौन कौन सा पॉइंट है जो अपने को याद रखना ही है किसी भी हालत में? एक तो आपको ये याद रखना है कि वीनियर ग्राफ्टिंग जो है कॉमर्शियली यानी व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है आम के अंदर एकांतर फलन को रोकने के लिए कल्तर या पैक्लोबिट्रोजोल को काम में लिया जाता है। आम के अंदर झुमका बीमारी जो होती है वह जिंक की कमी की वजह से होती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आम के अंदर गुच्छा रोग जो होता है फ्यूजेरियम मोनिलिफोर्मी या बर्ड माइट या पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आम के अंदर स्पॉन्जी उत्तक की समस्या जो होती है वह अल्फेंजो वैरायटी में ऊष्मा परिवर्तन की वजह से होती है, जो आपको पता होना चाहिए। आम के अंदर ब्लैक टिप रोग जो होता है वह ईंट के पट्टों से निकलने वाली गैसों की वजह से हो सकती है, बोरोन की कमी की वजह से हो सकती है, यह आपको पता होना चाहिए। आम के अंदर सॉफ्ट नोज जो होता है वह कैल्शियम की कमी से होता है, यह आपको पता होना चाहिए। आम का नंबर 1 जो कीड़ा है वह आम का होपर है। इसके बाद आम के मिलीबग के लिए ट्री बेंडिंग की जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद डिप्लोडिया स्टेम एंड रोड जो है आम के अंदर भी होता है और नींबू के अंदर भी होता है, जो एक प्रकार का पोस्ट हार्वेस्ट रोग है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं और आगे आपके सामने आता है कि आम की कौन कौन सी किस्में हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ क्रॉस वाली या संकरण वाली किस्में यहाँ पे आपको दे रखी है, कुछ ट्रिक भी यहाँ पे बता रखी है। जैसे सबसे पहले बात करें, यहाँ आ रहा है NDM। एन का अर्थ आता है नीलम, देन आ रहा है डी फॉर दशहरी, यानी नीलम और दशहरी के क्रॉस से एम यानी कि मल्लिका। नीलम और दशहरी की क्रॉस से मल्लिका वैरायटी विकसित की गई है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है DNA, डी फॉर दशहरी, एन फॉर नीलम, एंड देन ए फॉर आम्रपाली, यानी आम्रपाली वैरायटी DNA नाम की ट्रिक आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है NAR, नार, यानी एन फॉर नीलम, देन ए फॉर अल्फेंजो, देन आर फॉर रत्ना। रत्ना किस्म जो है किसका क्रॉस है? नीलम और अल्फेंजो का क्रॉस है। देन बात करते हैं TKS, टी फॉर तोतापुरी, देन के फॉर केसर, और ये दोनों मिलकर किसको कौन सी वैरायटी डेवलप हुई है यहाँ पे? साई सुगंधा, जो अपने को पता होना चाहिए। देन आता है RAS, आर की बात करें तो आर फॉर रत्ना है, देन ए फॉर अल्फेंजो है, और इससे एस फोर कौन सी है? सिंधु। और सिंधु के बारे में आपको अलग से पता होना चाहिए, यह आम की बीज रहित किस्म है। कैसी किस्म है? बीज रहित किस्म है, लेकिन फिर भी इसमें छोटी सी गुठली का निर्माण होता है जो लगभग 7 ग्राम के आसपास की होती है। यह कोंकण, दापोली, महाराष्ट्र से विकसित वैरायटी है, जिसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अन्य वैरायटियों की बात करें तो जिसमें आता है अल्फेंजो, जिसमें अपन ने देखा कि जो है स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है। कौन सी उत्तक की समस्या पाई जाती है? स्पॉन्जी उत्तक, उष्मा परिवर्तन की वजह से इसके अंदर होता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित वैरायटी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद रोजिका आम की उत्परिवर्तित म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? अगर आपको पूछे एग्जाम के अंदर कि आम की म्यूटेंट या उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, तो वह रोजिका है। देन आता है बेमौसम वैरायटी में इसमें 2 वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट है, निरंजन और मधुलिका है। देन केसर जो वैरायटी है यह गुजरात की फेमस वैरायटी है, एक प्रकार की पछेती किस्म है जो प्रसंस्करण अर्थात प्रोसेसिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी गई है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद दशहरी की बात करें, यह उत्तर भारत की किस्म है जिसमें एकांतर फलन, क्योंकि उत्तर भारत में एकांतर फलन ही होता है। डिब्बाबंदी, जो कैनिंग का नाम अगर आपने सुना हो तो कैनिंग के अंदर अचार बनाने के लिए इस वैरायटी को काम में लिया जाता है। इसके बाद दशहरी 51, अब देखो यहां कंफ्यूज मत होना, दशहरी अलग है, दशहरी 51 अलग है। अब दशहरी 51 में निरंतर फलन होता है, जबकि अगर अपन बात करें दशहरी में एकांतर फलन ही होता है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें मैंगो माल फॉर्मेशन, दशहरी 51 के अंदर मैंगो माल फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि दशहरी के अंदर मैंगो माल फॉर्मेशन हो सकता है।
ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आम की एक वैरायटी है रूमानी। रूमानी जो है इसके जो फल होते हैं वह कैसे होते हैं, इस सेव के आकार के, सेव इट मींस फॉर द एप्पल, एप्पल जैसे इसके फल दिखाई देते हैं रूमानी के। तो ये स्लाइड थी आम की किस्मों के बारे में। वैसे देखा जाए तो आम की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वही किस्में लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के हिसाब से खास है। लेकिन बहुत जनों को दिक्कत हो सकती है कि सर हम ये सारी की सारी वेरायटी यहाँ पे भी याद नहीं कर सकते, कौन कौन सी वेरायटी हमें याद ही रखनी है। तो एक तो आपको मल्लिका का क्रॉस ध्यान रखना है, दूसरा आपको आम्रपाली का ध्यान रखना है, और तीसरा आपको जो याद रखना है रत्ना का तो क्रॉस याद रखना, और सिंधु का याद रखना कि यह बीज रहित किस्म है, जो गोला किया है। इतनी एक चीज कम से कम आपको पता होना चाहिए। यहां नीचे जो वेरायटी दी हुई है उसमें एक तो आपको याद रखनी है अल्फेंसो याद रखनी है, दशहरी यहाँ पे याद रखनी है, इसके बाद यहाँ पे रोजिका आपको ध्यान रखनी है, और केसर, और उसके बाद दशहरी 51। तो ये जो अलग से आपको राइट किया गया है वो किसी भी हालत में आपको याद करने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारा हो गया आम के बारे में। बहुत ही शॉर्ट में अपन ने इसको देखा, डिटेल में अपन ने यहाँ पे बात नहीं की। अपन ने उन्हीं बिंदुओं की यहाँ पे बात की जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और उन एग्जाम में पूछे गए बिंदु में भी वापस कौन से इंपॉर्टेंट है जो अपने को याद करने ही करने, वही बिंदु मैं आपके सामने लाया हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।